हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैप्टर नंबर 14 करेंगे। साइंस जी के हम इस टाइम पे करते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 14 रहेगा आज की क्लास का। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, सार और लवण। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। और इससे पहले 13 टॉपिक अपने कवर हो चुके हैं। अगर आपको 13 टॉपिक देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप सारे चैप्टर्स देख लीजिएगा। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रखते हैं, केवल और केवल 30 नहीं 20 और 15 ऐसे ही क्वेश्चंस हमारी क्लास पर रहते हैं। 20, 25, 30 से आप नहीं जाते हैं साइंस की क्लास में हमारे क्वेश्चंस। तो केवल और केवल आधा घंटा हम साइंस पढ़ते हैं डेली। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जुट जाइए जल्दी से, 3 बज गए हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो क्या रहेगा? सोने को घोला जा सकता है। सोने को किस चीज़ में घोला जा सकता है? इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा? सोने को घोला जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा इसका। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फलों का जो स्वाद होता है, मीठा होता है, वो क्यों होता है? राइबोज के कारण, माल्टोज के कारण, या फिर लैक्टोज के कारण, या फिर फ्रैक्टोज के कारण। तो जो फल होते हैं वो हमें मीठे लगते हैं। तो फलों के मीठे होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है फलों के मीठे होने का? तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा फ्रैक्टोज के कारण हमें फल मीठे लगते हैं। किसके कारण? फ्रैक्टोज के कारण हमें फल मीठे लगते हैं। फल फ्रैक्टोज, फ से फल बनता है, फ से फ्रैक्टोज बनता है। ऐसे भी आप ट्रिक से थोड़ा याद रख सकते हो क्वेश्चंस को, अगर आपको जल्दी से याद नहीं होते हैं तो सूची बनाइए। सूची 1 और सूची 2 है। यहाँ नीला थोथा, और बी एप्सम सॉल्ट, या फिर सी बेकिंग सोडा, या फिर डी कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर जो ये दिए हुए हैं चारों, इनको इस सूची से मिलान करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो कौन सा किसके साथ मैच होता है, जल्दी से यहाँ पर हमें मिलान करके बताना है। तो बेकिंग सोडे का तो मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ, तो जल्दी से आप इसका गैस कीजिएगा। बेकिंग सोडे का मिलान किसके साथ होगा? बेकिंग सोडा। जल्दी से आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। जिसने पीछे वाली वीडियोस देखी हैं तो जल्दी से बता देगा बेकिंग सोडे का क्या रहेगा आंसर। बेकिंग सोडा रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इंटर रिलेट, ये रहेगा इसका आंसर। बेकिंग सोडे का जो है रासायनिक नाम भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और कास्टिंग सोडे का क्या रहेगा आंसर? कास्टिंग सोडा, इसका डी का क्या आंसर रहेगा? कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कास्टिंग सोडे का रहेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कास्टिंग सोडे का क्या रहेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जो ये 2 बच गए, अब इनका भी देख लेते हैं। नीला थोथा का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा ए का आंसर रहेगा कॉपर सल्फेट। क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कॉपर सल्फेट। और एप्सम सॉल्ट, इसका क्या रहेगा? एप्सम सॉल्ट का रहेगा मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम सॉल्ट का क्या रहेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो सीधे ही आप इसको याद रख लीजिएगा। नीला तोता का आंसर रहेगा हमारा कॉपर सल्फेट, और एप्सम सॉल्ट का आंसर रहेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और बेकिंग सोडे का रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिंग सोडे का रहेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये इसके आंसर्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहने में। लिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी फायरवर्क्स में रंग प्राप्त होते हैं? तो रंग प्राप्त होते हैं जब आतिशबाजी होती है, उसमें कलरफुल जो पटाखे हैं वो जो है रंग प्रदर्शित करते हैं। तो आतिशबाजी में वो जो कलर होते हैं वह किन तत्वों के कारण होते हैं? पोटेशियम तथा पारा के कारण, जस्ता तथा सल्फर के कारण, या फिर सी स्ट्रांसियम तथा बेरियम
के कारण या फिर डी क्रोमियम तथा निकेल के कारण। तो किसकी वजह से ये आतिशबाजी में जो है कलर रंग दिखाई देते हैं, कौन सा ऐसा तत्व होता है इनमें से? यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, स्ट्रोंसियम तथा बेरियम के कारण। स्ट्रोंसियम तथा बेरियम के कारण जो ये कलर हमें दिखाई देते हैं, स्ट्रोंसियम तथा बेरियम के कारण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो उससे होने वाली दुर्गंध मुख्यतः निम्न में से किसके जीवाणिक अपघटन के कारण होती है? तो कैसा जो है जीवाणिक अपघटक होता है, ये कैसा होता है, कौन सा होता है जिसकी वजह से उसमें हमें दुर्गंध आती है, स्मेल आती है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? ए शर्करा का कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर यूरिया का सल्फर डाइऑक्साइड में, या फिर लिपिड का मीथेन में, या फिर डी यूरिया का अमोनिया में। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा यूरिया का अमोनिया में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यूरिया का जो है अमोनिया में ये जीवाणिक अपघटन होता है जिसकी वजह से दुर्गंध आती है, यूरिया का अमोनिया में। ये रहेगा इसका आंसर, डी आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? कार्बोरेंडम का उपयोग एक अपघर्षी के रूप में होता है क्योंकि कार्बोरेंडम का उपयोग एक अपघर्षी के रूप में होता है क्योंकि इसका प्रसार गुणांक कम होता है, या इसकी ऊष्मा चालकता उच्च होती है, या फिर इसका रासायनिक स्थायित्व उच्च होता है, या फिर यह अत्यधिक कठोर होता है। जो ये होता है कार्बोरेंडम का उपयोग एक अपघर्षी के रूप में, किसके? एक अपघर्षी के रूप में होता है क्योंकि यह एक अत्यधिक कठोर होता है, अपघर्षी होता है। ये क्या होता है? अपघर्षी, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कठोर होता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी, 6 का आंसर रहेगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, फिर आप भूल जाते हो लाइक करना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। जब जो चींटियां हैं वे काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं क्या? मेथेनॉल को, या फिर बी ग्लेसल एसिटिक अम्ल, या फिर सी फॉर्मिक अम्ल, या फिर डी सेटिएरिक अम्ल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा जब चींटियां जो काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं फॉर्मिक अम्ल को। कौन से अम्ल को? फॉर्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं। जब चींटियां काटती हैं तो फॉर्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं। फॉर्मिक अम्ल याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम टॉर्ट्रेट। तो क्या रहेगा? उर्वरक, फोटोग्राफी, बेकरी और बारूद। बारूद में कौन सा रहेगा और उर्वरक में कौन सा रहेगा? फोटोग्राफी और बेकरी में कौन कौन से रहेंगे? तो जल्दी से यहाँ पर हम मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। ए के साथ क्या मिलान रहेगा? ए के साथ हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड का रहेगा। पोटेशियम ब्रोमाइड हम पहले वाली वीडियोस में फोटोग्राफी से रिलेटेड कर चुके हैं क्वेश्चन, तो यहाँ आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है ये फोटोग्राफी से रिलेटेड होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट का संबंध होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का संबंध होता है बारूद के साथ। पोटेशियम नाइट्रेट का संबंध होता है बारूद के साथ। और पोटेशियम सल्फेट का संबंध होता है उर्वरक के साथ। पोटेशियम सल्फेट का संबंध होता है उर्वरक के साथ। और पोटेशियम टॉर्ट्रेट का संबंध होता है बेकरी के साथ। पोटेशियम टॉर्ट्रेट का संबंध होता है बेकरी के साथ। ठीक है, आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। एक बार और कर लो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अलग अलग से भी ये क्वेश्चन 4 बन जाते हैं और चारों के चारों पेपर में आ सकते हैं। पूछा जा सकता है पोटेशियम ब्रोमाइड किसके काम आता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में काम आता है, और पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में काम आता है, और पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में काम आता है, और पोटेशियम टॉर्ट्रेट आता है हमारा
किस चीज़ में? बेकरी में काम आता है। तो इसका आंसर रहेगा ए का सेकंड 2 में दिया हुआ है, और बी का देख लेते हैं, बी का फोर्थ 2 में दिया हुआ है, सी का देख लेते हैं, सी का फर्स्ट। तो ये वाला हमारा आंसर रहेगा बी। ये आंसर रहेगा इसका 8th क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये इसका संबंध होता है फोटोग्राफी से। पोटेशियम नाइट्रेट का संबंध होता है बारूद से। पोटेशियम सल्फेट का संबंध होता है उर्वरक से। पोटेशियम टॉर्टरेट का संबंध होता है बेकरी से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जो जल अपघटन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है किस रूप में होती है? ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, या फॉर्मिक अम्ल के रूप में, या स्टीयरिक अम्ल के रूप में? तो जो जल अपघटन होता है, जल अपघटन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा वह ऊष्मा के रूप में। जब जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जो जल अपघटन होता है उससे ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में हम यूज करते हैं ना, बिजली के रूप में करते हैं, तो ऊष्मा के रूप में रहेगा जल अपघटन में ऊर्जा का उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम पूरी साइंस टॉपिक वाइज कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और केवल 25 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में रखे हैं। डेली अपने 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते, केवल आधा घंटा की क्लास होती है अपनी। तो स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जुड़ जाइए, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं डेली। आज हम डेली 3 बजे साइंस सीखते हैं, साइंस MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और टॉपिक वाइज करते हैं, और शाम को हम डेली जीके पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जीके भी हम हर एक सब्जेक्ट की करते हैं कवर। तो यहाँ पे कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। कथन 1 और कथन R दे रखा है, तो देख लेते हैं इनको। कथन A, फॉर्मिक एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है। जो ये फॉर्मिक एसिड होता है ये एसिटिक एसिड से बहुत ज़्यादा अधिक तेज होता है। और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो देख लेते हैं A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। A और R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या करता है। या A सही है किंतु R गलत है, या R सही है किंतु A गलत है। तो क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा A और R दोनों ही सही हैं, लेकिन जो A और है वह R को जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता, ना ही R A की व्याख्या करता है। A और R दोनों सही है, परंतु R A की व्याख्या नहीं करता है। तो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से क्या होता है? अधिक तेज होता है। और जो फॉर्मिक एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? वह ऑर्गेनिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर रहेगा हमारा A, तो टिक कर देते हैं फटाफट से, इसका A आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। pH संबंधित है, तो आपने बहुत ही जगह pH मान देखा होगा। तो pH क्या है, किससे संबंधित है? तो pH का संबंध है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयन की सार्द्रता से, या फिर फास्फोरस आयन की सार्द्रता से, या फिर हाइड्रोजन आयन की सार्द्रता से, या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन का आंसर pH संबंधित है। pH जो है वह संबंधित है हाइड्रोजन आयन की सार्द्रता से। तो ये रहेगा इसका आंसर। pH का संबंध है हाइड्रोजन आयन की सार्द्रता से। याद रखना है, pH का संबंध होता है हाइड्रोजन आयन की सार्द्रता से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा होता है, किस वजह से हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण, कार्बोनिक अम्ल के कारण, या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण, या फिर एसिटिक अम्ल के कारण? तो जब खुले में दूध को छोड़ देते हैं, दूध खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो किस वजह से होता है? वह होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा लैक्टिक अम्ल की वजह से। कौन से अम्ल की वजह से? ये तो आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही बार अलग तरह से क्वेश्चन इसको दे दिया जाता है। जैसे दूध से दही का बनना, लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ऐसा कौन सा नमक है जिसको प्रतिदिन खाने के लिए उपयोग में नहीं करना चाहिए? समुद्री नमक को, आयोडीन युक्त नमक को, सेंधा नमक को, या फिर संसाधित साधारण नमक को? तो ये सारे ही उपयोग करने लायक हैं। आयोडीन युक्त नमक भी हम उपयोग करते हैं डेली लाइफ में, और जो है सेंधा नमक भी यूज़ करते हैं, और साधारण नमक होता है उसका भी यूज़ करते हैं हम, लेकिन जो है समुद्री नमक है इसको डेली यूज़ में हम सीधे के सीधे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समुद्री नमक इसका आंसर रहेगा 13 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। केवल 25 क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 14, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में जो खटास होता है, खट्टा होता है नींबू, किस वजह से होता है ये हमें बताना है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ए एसिटिक अम्ल के कारण, या फिर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, या फिर सी टॉर्ट्रिक अम्ल के कारण, या फिर डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। कौन से अम्ल के कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जल के लिए पीएच का मान होता है। तो जल जो होता है उसके लिए पीएच मान कितना होता है? लगभग 7 होता है, लगभग 0 होता है, या फिर 5 से 7, 5 या 5 से कम होता है, या 8.7 से 8 से अधिक होता है। तो क्या रहेगा आंसर? जल के लिए पीएच मान कितना होता है? तो जल के लिए जो पीएच मान होता है लगभग 7 होता है। जल के लिए पीएच मान होता है वह लगभग 7 होता है। जल के लिए पीएच मान कितना होता है? लगभग 7 होता है जल के लिए पीएच मान। याद रखना है। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो अभी दूध का पूछ लिया है, तो दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? 6.6, 6.1, या फिर 8.1, या 7.4। तो क्या इसका आंसर रहेगा? लगभग 6.6। दूध का औसत पीएच होता है 6.6, और जो जल का औसत पीएच मान होता है लगभग 7। याद रखना है, दूध का औसत पीएच मान होता है 6.6 लगभग, और जल का होता है 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्षारीय विलय का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलय होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है, या कुछ कोई नहीं आएगा इनमें से। तो इनमें से आएगा 7 से अधिक होता है। जो क्षारीय विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये हो गए अपने 17 क्वेश्चन फ्रेंड्स। केवल और केवल हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। डेली हम टॉपिक वाइज साइंस को कवर कर रहे हैं, तो डेली 15-20 क्वेश्चन हमारी क्लास में रहते हैं। 25 से आप नहीं मैं रखती हूँ। बहुत छोटे क्वेश्चन हो तो मैं 30 कर देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 18, पीएच मूल्यांक दर्शाता है। तो पीएच मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांक, या फिर नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, या फिर सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, या फिर डी दूध की शुद्धता का मूल्यांक। तो पीएच मूलतः मूल्यांक दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? पीएच मूल्यांक किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का जो है मूल्यांक दर्शाता है। तो जब है किसी घोल का क्षारीय या अम्लीय होने का मूल्यांक यह दर्शाता है पीएच। ठीक है, कि वह क्या है, क्षारीय है, अम्लीय है। तो इस तरह इन चीज़ों को दर्शाने के लिए पीएच का यूज़ हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो साइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल है, या फिर एसिटिक अम्ल है। तो जो सिरका होता है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा एसिटिक अम्ल। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है सिरके में? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ओके, ये आ गया आपको समझ में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है?
इसमें है क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य रासायनिक माना जाता है। तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो कौन सा आएगा, HNO3, H2CO3, H2SO4, HCl। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा H2SO4। रसायन उद्योग में H2SO4 तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, H2SO4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम कांच की बोतल में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि यह एक अभिक्रिया करता है। किस तरह की क्रिया करता है, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, या फिर दृश्य प्रकाश से, विजिबल लाइट से, या फिर कांच के एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, या फिर कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है, क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से आप गैस कीजिएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ठीक है, अभिक्रिया करता है। किससे करता है अभिक्रिया, इसका आंसर रहेगा डी, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 22 क्वेश्चन क्या है, खाने का नमक है। केवल 25 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, 5 से 7 मिनट में इसको कवर कर देते हैं। खाने का नमक होता है जिसको बोलते हैं NaCl। तो ये भी याद रखना है, खाने के नमक को क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। तो यह किससे बनता है, तो किससे बनता है, यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, या फिर कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से बनता है, या फिर कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, या फिर मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से बनता है। तो जो खाने का नमक होता है NaCl, यह बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो क्या इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा हमारा ए, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से यह जो है बनता है। खाने का नमक जो होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो एक ऐसा अम्ल है जिसमें क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसा अम्ल कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे गंध का अम्ल बोलते हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड सोर का अम्ल जिसे बोलते हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक का अम्ल जिसे बोलते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है, ऐसा कौन सा है जिसके अम्ल में ही ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ऐसा है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा इसका आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नमक के अम्ल में जो है क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। तो क्या है सोडा वाटर, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी जाती है तो उससे क्या बनता है, सोडा वाटर बनता है, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यह एक ऑक्सीकारक होता है, या फिर अम्लीय प्रकृति का होता है, यह एक अपचायक होता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, यह किस तरह का बन जाता है, यह बन जाता है अम्लीय प्रकृति का। कैसा बन जाता है, अम्लीय प्रकृति का बन जाता है। तो इसका आंसर रहेगा सी, इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, अम्लीय प्रकृति का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो जो एक कार बैटरी होती है उसमें प्रयोग होने वाला विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर अशुद्ध जल होता है। तो क्या होता है, एक बैटरी में जो प्रयुक्त होता है विद्युत अपघट्य, वह क्या होता है, विद्युत अपघट्य जो होता है प्रयोग, वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो इसका आंसर रहेगा 25 का आंसर रहेगा ए। एक जो कार बैटरी होती है उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत बार ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब प्लीज़। ओके बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे, 8 से 8:40 पर हम पढ़ेंगे जीके। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 से 30:40 पे हम 3 से 3:30 हम पढ़ते हैं केवल साइंस। ये हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अभी हमारा 14 टॉपिक चला हुआ है, तो जो इससे पहले वाले टॉपिक्स है अगर आपको देखने हैं, अगर देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हम कर चुके हैं। और आज फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।